वायनाड में जो लैंडस्लाइड आया, जो हादसा हुआ, उसने सैकड़े लोगों की जान ले ली। इस लैंडस्लाइड के बाद से ही बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर इस लैंडस्लाइड के पीछे रीजंस क्या हैं। कई लोग हैं जो नेचुरल रीजंस को कोट करते हुए कह रहे हैं कि नेचुरल कैलेमिटी है ये और उसकी वजह से लैंडस्लाइड आया है जिसमें इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं कई लोग इसे मैन मेड हजार्ड का भी नाम दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि हम ह्यूमंस की गलती है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड आया है। पर एक्चुअली में जब मैंने इसके रीजंस को खोजने की शुरुआत की तो मुझे मल्टीपल रीजंस मिले, और जब ये मल्टीपल रीजंस कंबाइन हुए तब इतना बड़ा डिजास्टर आया है। तो आज की इस वीडियो में हम वायनाड लैंडस्लाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल रीजंस के बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे और हम सभी चीज़ों को डिकोड करते हुए जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली इस लैंडस्लाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या चीज़ थी। तो दोस्तों, अभी करंटली जो सिचुएशन है वायनाड में वो कुछ ऐसी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लैंडस्लाइड आया तो पहाड़ गिरा, उसके बाद बहुत सारे घरों में ये इम्पैक्ट आया, पेड़ गिर गए, एंड देन जब बारिश हुई, जब फ्लैश फ्लड आया तो उस फ्लैश फ्लड के रास्ते में जो चीज़ भी आई उसको उसने तहस नहस कर दिया फ्लैश फ्लड ने। तो अभी यहाँ पर सिचुएशन ये है कि एटलीस्ट 360 लोगों में, अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम पर ऑलमोस्ट 360 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एंड इस डेथ टोल के बढ़ने के पूरे चांसेस हैं क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। पिछले कई दिनों से, जब से लैंडस्लाइड हुआ है तब से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है एंड अभी तक इतने लोगों की डेथ हुई है। आगे ये डेथ टोल और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके साथ कई सारे लोग जो है इसमें इंजर्ड भी हुए हैं, है ना। तो अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई किस तरह से ये लैंडस्लाइड आया है। पहले ज़रा इसकी ज्योग्राफी देख लेते हैं, केरला की ज्योग्राफी ना। तो ये देखो, ये इंडिया का सदर्न पार्ट है और ये जो आपको स्टेट दिख रहा है, दिस पार्ट इज केरला, और ये केरला के ईस्टर्न साइड में आपको दिख रहा है ये तमिलनाडु है, ये है कर्नाटका एंड दिस इज आंध्र प्रदेश। इसके वेस्ट साइड में दिस होल रीजन, दिस इज अरेबियन सी। ठीक है। अब दोस्तों, केरला जो है ना, ये केरला पड़ता है हमारा वेस्टर्न घाट्स में। आप जानते हो कि जो इंडिया है, इंडिया की पूरी वेस्टर्न साइड में कुछ इस तरह से वेस्टर्न घाट्स बने हुए हैं, है ना। और ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ये वेस्टर्न घाट्स केरला का जो बॉर्डर है उसके ईस्टर्न साइड पे पड़ते हैं। यानी केरला इस तरह से कुछ बना हुआ है तो इसके वेस्ट साइड पर तो हमें कोस्ट देखने को मिलता है अरेबियन सी का, एंड इसके ईस्ट साइड पर हमें वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं। तो आपको केरला में जो भी हिल स्टेशन देखने को मिलेंगे वो सारे केरला के ईस्टर्न साइड पे ही है, बिकॉज वहीं पर वेस्टर्न घाट्स जो है वो लाई करते हैं। अब यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स की प्रेजेंस होने की वजह से पूरा जो केरला है ना, इसका लैंडफॉर्म बहुत ही अनइवन है एंड लैंडफॉर्म मेनली आपको जो है मीन सी लेवल से काफी ऊपर देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से यहां पर एक स्टडी हुई जिसने यह बताया कि केरला का जो टोटल एरिया है ना, इस टोटल एरिया का 50% हिस्सा ऐसा है जिसकी स्लोप 20 डिग्री से ज्यादा है। तो इट्स लाइक दिस इज 0 डिग्री, तो इसकी स्लोप कुछ 20 डिग्री से ज्यादा है एंड ऐसा एरिया केरला में ऑलमोस्ट 50% पाया जाता है। अब जब बेसिक फिजिक्स आप देखोगे तो भाई, जब किसी चीज़ का स्लोप बढ़ेगा तो उस स्लोप के ऊपर जो भी चीज़ है उसके फिसलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स इन द फिजिक्स, राइट। अगर कोई भी चीज़ प्लेन पर रखी है 0 डिग्री पे तो उसके फिसलने के चांसेस ना के बराबर है अनटिल अनलेस आप कोई गलती करते हैं। बट सिंस अ थिंग इज ऑन स्लोप तो उसके फिसलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे जितनी ज़्यादा डिग्री का स्लोप होगा, एंड ग्राउंड के मामले में ये 20 डिग्री का स्लोप बहुत ज़्यादा होता है। तो जो केरला का जो लैंडफॉर्म है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड को ससेप्टेबल है, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड आने के चांसेस होते हैं वहाँ पे, है ना। तो एक तो यहाँ पर ज्योग्राफी का जो फैक्टर है वो हमको ये बताता है कि भाई स्लोप की वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइड के चांसेस बहुत हाई होते हैं। एंड पास्ट में भी देखा गया है, ऐसा जो डेटा निकाला गया है उसके अकॉर्डिंग देखा गया है कि पास्ट में जो इंडिया में लैंडस्लाइड्स आए हैं, इवन अगर उसमें हम हिमालयन स्टेट्स को भी कंबाइन कर लें, उत्तर प्रदेश को, उत्तराखंड को, हिमाचल प्रदेश का एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी कंबाइन कर ले अगर, तो इन सारे स्टेट्स को कंबाइन करने के बाद जो लैंडस्लाइड्स आते हैं उसमें से भी मेजॉरिटी लैंडस्लाइड्स हमें केरला में ही देखने को मिलते हैं एंड उसका रीजन है ये 20 डिग्रीज का स्लोप। ठीक है। अब देखो, यहाँ दूसरा रीजन जो ज्योग्राफी में आता है वो है यहाँ की टोपोग्राफी और सॉइल कंडीशंस। अब यहाँ के जो माउंटेन्स है ना, ये माउंटेन्स बेसिकली वेस्टर्न घाट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये हमारे ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। तो यहाँ की जो टॉप सॉयल है वो काफ़ी लूज है ना, वो टाइटली होल्ड अप नहीं है।
बहुत लूज है टॉप सॉइल इसकी, और इसकी वजह से भी जो लैंडस्लाइड का रिस्क है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब स्लोप ऐसा है एंड उसके साथ साथ ऊपर की मिट्टी अगर हार्ड नहीं है, वो मिट्टी आपको सॉफ्ट मिलेगी, तो उस मिट्टी के सरकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। इसके साथ साथ आप पता है आपको कि जब इंडिया में जब मानसून आता है, ये जो साउथ वेस्ट मानसून हमें देखने को मिलता है, इस साउथ वेस्ट मानसून की सबसे पहली एंट्री भी केरला में ही होती है। तो यानी जो लगातार रेन बनी रहती है केरला में, ये जो ह्यूमिड इन्वायरमेंट है यहाँ का, वो सॉयल को भी क्या करता है, एक तरह से सेचुरेटेड रखता है। तो सॉयल के सेचुरेशन की वजह से ये और भी ज़्यादा लूज होती है, इसके फिसलने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये दो ज्योग्राफिकल रीजंस हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया जिसका नाम था लूज टॉप सॉयल, है ना। अब ये लूज टॉप सॉयल क्यों है यहाँ की, ये समझते हैं चलो ज़रा अगले रीजंस में। तो देखो, एक बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पे कि जब लूज टॉप सॉयल है, उसका रीज़न क्या है कि पहले तो यहाँ पे हमेशा से ऐसी टॉप सॉयल नहीं थी। बट द थिंग इज कि ये जो आपको ट्री दिख रहा है ना, ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। दिस इज़ अ माउंटेन, ठीक है, ये उसका माउंटेन का स्लोप है एंड ये एक ट्री है, ठीक। अब जब ट्री होता है तो ये जो ट्री की रूट्स आपको दिख रही है ना, ये ट्री की रूट्स जो है ये सॉयल को होल्ड करके रखती हैं, ये सॉयल को फिसलने नहीं देती है। इसके साथ साथ अभी अभी मैंने आपसे जिस सॉयल सेचुरेशन की बात की है, जो कि मॉइस्चर की वजह से या रेनफॉल की वजह से होता है, उस मॉइस्चर को भी खींचने का काम इसकी रूट्स करती हैं। तो यानी ये ट्री जो है ये दो काम कर रहा है। एक तो ये सॉयल का मॉइस्चर खींचकर सॉयल को सुखाने का काम कर रहा है, दूसरी तरफ ये पूरी सॉयल को बाइंड करके रखता है, जिसकी वजह से सॉयल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। ये दो काम एक ट्री करता है। लेकिन अगर इसी ट्री को काट दिया जाए और यहाँ पर इस ट्री को इस माउंटेन से रिमूव कर दिया जाए, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में एक तो इस मॉइस्चर को खींचने के लिए कोई चीज़ नहीं बचेगी, तो सॉइल का सेचुरेशन लेवल बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ इस स्लोप की मिट्टी को होल्ड करने के लिए अब रूट नहीं है, इसका मतलब ये एक सॉइल क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट लूज टॉप सॉइल मीन्स। तो ये इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो टॉप सॉइल है बहुत ज़्यादा लूज हो गई है। इवन एक मैप जो है मैंने देखा वायनाड का ही, तो वायनाड में जब 2007 में फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग वायनाड में जो फॉरेस्ट थे, और आज 2021 में जब लास्ट टाइम फॉरेस्ट रिपोर्ट आई, उसमें जो फॉरेस्ट है इसमें ऑलमोस्ट 11% का डिक्रीज आ चुका है। यानी कि यहाँ से 11% फॉरेस्ट को रिड्यूस या रिमूव कर दिया गया है, उनको पेड़ों को काट दिया गया है। तो इस रिमूवल की वजह से ये टॉप सॉइल धीरे धीरे क्या होती गई है? लूज होती गई है। अब एक तो हमने ये टॉप सॉइल को तो लूज कर दिया, लेकिन इसके साथ हमने एक और एक्टिविटी करी। इस टॉप सॉइल को लूज करके, या हम कह लें ट्री को हटा के, वहाँ पर हमने इलीगल कंस्ट्रक्शन करी है, या लीगल अगर कंस्ट्रक्शन करी भी है तो हमने बहुत हैवी मकान वहाँ पे बनाए, या हमने शॉप्स बना दी, मॉल्स बना दिए, वॉटेवर। बट उस माउंटेन के स्लोप पे हमने ट्रीज़ को रिमूव करके, ट्रीज़ को काट के हमने कंस्ट्रक्शन करी है। अब ये जो कंस्ट्रक्शन का जो लोड आ रहा है उस सॉइल पे, उस लोड को होल्ड करने के लिए सॉइल अच्छी नहीं थी, क्योंकि जब कोई लोड होता है तो वो सॉइल तब होल्ड कर सकती है जब उसके अंदर सेचुरेशन ना हो। बट सिंस वहाँ पे कंस्ट्रक्शन है तो उसको होल्ड करने के लिए सॉइल काफ़ी नहीं थी। ये भी एक रीज़न है कि किस तरह से डिफॉरेस्टेशन और उसके साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने इस लूज टॉप सॉइल को जो है वो लैंडस्लाइड में कन्वर्ट होने का चांस दिया। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट रीज़न, इस लैंडस्लाइड को ट्रिगर करने का काम रेनफॉल ने भी किया। अब रेनफॉल आप समझ सकते हो, रेनफॉल काफ़ी नेचुरल प्रोसेस है जिसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन अल्टीमेटली जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हमें दिख रहे हैं पूरी दुनिया में, इस क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट कहीं ना कहीं इस वायनाड की लैंडस्लाइड में भी दिखा। कैसे? देखो, ये है हमारा सदर्न पोर्शन इंडिया का, ठीक है, और इधर आपको ये अरेबियन सी दिख रहा है, लक्षद्वीप है जहाँ पर अरेबियन सी दिख रहा है, और यहाँ से जो है ये रेनफॉल आ रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ आवर रेनफॉल इज वर्किंग, या साउथ वेस्ट मानसून इज वर्किंग। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ है कि पिछले कुछ समय में ना ये जो अरेबियन सी था ये वार्म हो गया है, यानी इसके टेम्परेचर्स क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं। अब जब अरेबियन सी वार्म हुआ तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर इवेपोरेशन देखने को मिला। तो अरेबियन सी का वाटर जो था वो वार्म होकर कहाँ पे राइज किया? ऊपर राइज किया, और ऊपर राइज करने के बाद वो मूव किया टुवर्ड्स कोल्डर सरफेस विच वॉज केरला। तो इसने क्लाउड्स की भी फॉर्मेशन करी। ऑब्वियसली इवेपोरेशन होने के बाद जब सेचुरेशन स्टेज रीच होती है तो कंडेंसेशन प्रोसेस से फॉर्मेशन हो जाती है क्लाउड्स की, है ना। अब नॉर्मल सिचुएशन में ये क्लाउड्स बनने ही नहीं चाहिए थे,
क्योंकि अरेबियन सी अगर वार्म नहीं होता और अपने नेचुरल टेम्परेचर्स पे होता तो उस केस में इन क्लाउड्स की फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन सिंस अरेबियन सी जो है वो वार्म हो गया था, इसलिए यहाँ से इवेपोरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ एंड देन यहाँ पे क्लाउड्स की फॉर्मेशन हुई। और क्लाउड्स भी कौन से क्लाउड्स की फॉर्मेशन हुई? जिनका नाम था क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। अब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स क्या होते हैं? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कुछ ऐसे होते हैं, वर्टिकल, है ना। बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल देखने को मिलेंगे। लेकिन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है वर्टिकल, यानी नीचे से ऊपर की तरफ इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये अपने अंदर ना मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रिटेन कर सकता है। इसकी खासियत ये होती है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की कि अपने अंदर बहुत सारा मॉइस्चर जो है वो रिटेन कर सकता है। हुआ क्या कि इस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की जब फॉर्मेशन हुई तो ये सबसे ज़्यादा बारिश करता है। सभी क्लाउड्स में से सबसे ज़्यादा बारिश कोई करता है वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है। यही रीज़न है कि इसे थंडर क्लाउड्स भी कहते हैं हम। इन्हीं से आपको लाइटनिंग भी देखने को मिलती है। यही वो क्लाउड्स हैं जो लाइटनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हीं को हम थंडर क्लाउड्स भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा रेनफॉल करने के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स ही होते हैं। अब लैंडस्लाइड की ससेप्टेबिलिटी तो पहले से ही थी, लेकिन उसके साथ जब ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की फॉर्मेशन हुई केरला के ऊपर तो इन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स ने क्या किया? बहुत सारी बारिश करी। और ये बारिश इतनी टॉरेंशियल थी, इतनी एक्सट्रीम थी कि इसने जन्म दिया फ्लैश फ्लड को। ठीक है, और यही रीजन था कि केरला में वो हमें वायनाड में वो फ्लैश फ्लड देखने को मिला। तो लैंडस्लाइड के साथ जब ये फ्लैश फ्लड कंबाइन हुआ उसने सिचुएशन को और भी ज़्यादा वर्स कर दिया, है ना। ये 3 फैक्टर्स थे जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल थे। फर्स्ट वाज एज आई टोल्ड कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, किस तरह से हम लोग डिफॉरेस्टेशन करके जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो सॉयल को लूज कर रहा है, जो लैंडस्लाइड की ससेप्टेबिलिटी को बढ़ाता है। देन ये क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से ये केरला के ऊपर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की फॉर्मेशन हुई एंड देन इस टॉरेंशियल रेनफॉल की वजह से फ्लैश फ्लड आया। एंड थर्ड इज ऑब्वियसली द ज्योग्राफी ऑफ केरला, जहाँ पर 50% रीजन ऐसा है जो 20 डिग्री स्लोप से ज़्यादा है वहाँ पर। देन अब देखो यहीं पे आता है कि भाई लैंडस्लाइड का इंडिया में जो ट्रेंड है, जिस डेटा की मैं आपसे बात कर रहा था, उस डेटा में ये है कि 2015 से 2022 के बीच इंडिया में जितने भी लैंडस्लाइड्स आए हैं उसमें से 59.2% अकेले केरला में ही आए हैं। दिस टेल्स यू कि सिचुएशन कितनी वर्स है केरला में कि इवन हिमालयन रीजन जहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा है माउंटेन्स की, जहाँ स्लोप इवन 20 डिग्री से भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर भी हमें जो लैंडस्लाइड्स का नंबर है वो कम दिख रहा है। लेकिन 2015 से 2022 के बीच केरला में 3782 लैंडस्लाइड के केसेस को रिपोर्ट किया गया है, जो कि इंडिया के टोटल लैंडस्लाइड के केसेस में से 59.2% है। सो दिस इज हाई टाइम कि वी अंडरस्टैंड कि केरला की जो टोपोग्राफी है वो अलाउ नहीं करती है इस तरह की डिस्ट्रक्शन को, कि हम डिफॉरेस्टेशन करें, कंस्ट्रक्शन करें, इस चीज़ को अलाउ नहीं करती है। सो इट्स हाई टाइम कि वी मस्ट स्टॉप एवरीथिंग, है ना, एवरीथिंग इन दैट रीजन जो भी है वहाँ पर। नाउ अब यहाँ पर एक ना बड़ी अजीब चीज़ मैंने देखी साथ में कि माधव गाडगिल कमेटी जो है एक बनी हुई थी, और इस माधव गाडगिल कमेटी ने 2011 में एक रिपोर्ट सबमिट करी थी। ठीक है, और 2011 की अपनी इस रिपोर्ट में इन्होंने बहुत सारे रिस्क बताए थे जो कि वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। तो वेस्टर्न घाट आपको पता है ऑलरेडी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्योंकि इंडिया में सबसे हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी और साथ ही साथ वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इस वेस्टर्न घाट रीजन में। तो इस वेस्टर्न घाट रीजन को प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए 2011 में ये जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी ना, इस माधव गाडगिल रिपोर्ट ने बताया कि वेस्टर्न घाट के 64% रीजन को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन घोषित कर देना चाहिए। अब ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन अगर घोषित कर दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस रीजन में ना कोई कंस्ट्रक्शन की जा सकती है, वहाँ पे किसी भी तरह का डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, यानी एक तरह से उस रीजन को पूरा अनटच्ड छोड़ना पड़ेगा, यानी वहाँ पे ना कोई कंस्ट्रक्शन होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो ये माधव गाडगिल कमेटी की जो रिपोर्ट है, इसने 2011 में कहा था कि 64% वेस्टर्न घाट्स को जो है इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए। एंड इसमें जो केरला है हमारा, ये वेस्टर्न घाट्स है हमारे और ये केरला है, तो ये केरला का जो है काफ़ी बड़ा पोर्शन भी इसके अंडर आता था। तो अगर इसकी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया जाता एंड अगर 64% एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाता तो शायद हम इस
घटना को जो है अवॉइड कर सकते थे, बिकॉज अल्टीमेटली अगर ये रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस थी इनको इम्प्लीमेंट किया जाता तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन को रोका जा सकता था, डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सकता था, जिसकी वजह से वायनाड का फॉरेस्ट कवर मेंटेन रहता एंड अल्टीमेटली ये जो लैंडस्लाइड था ये शायद नहीं आता। सो दिस इज़ वन थिंग विच शुड बी टेकन केयर ऑफ इन द फ्यूचर ऑल्सो, और हमें ज़रूरत है कि हम ऐसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स को प्रोटेक्ट करें। सो दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो फ्रॉम माई साइड। जिन लोगों की डेथ हुई है, जितने भी लोगों ने अपने परिवार को खोया है, हम उनके साथ अपनी पूरी सहानुभूति रखते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार उनको हर प्रकार से मदद प्रदान करे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन रीजंस को आपने कैसा पाया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई और रीज़न रिस्पॉन्सिबल लगता है इस लैंडस्लाइड के लिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक एक्सप्लेनर वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।